गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम बुक वर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा, जो यहां पर लेकर आई हूं हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसमें अभी तक हम महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। उनके बचपन के बारे में हमने जाना कि उनका बचपन भी हमारे और आपके जैसा ही नॉर्मल था, बट उन्होंने अपने बचपन में हुई हर एक वाक्य से कुछ ना कुछ सीखा और सत्य और अहिंसा के रास्ते को चुना। बड़े होकर उन्होंने गुजरात के भावनगर में एडमिशन लिया कॉलेज में, बट फिर उनके एक फैमिली फ्रेंड के सजेस्ट करने पर वो इंग्लैंड चले गए और बैरिस्टर की डिग्री वहाँ से लेकर आए। उसके बाद यहाँ इंडिया में, जहाँ की अंग्रेजों का राज था, वहाँ पर उनको एक घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि इंडियंस वहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो उनको जो पहला मौका मिला वो साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने जाना कि यहाँ पर इंडियंस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, काले और गोरे के बीच में बहुत बड़ा फर्क किया जाता है और उन लोगों को कोई भी बेसिक राइट नहीं मिल रहा। तो गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो लोगों की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य मानते थे, उन्होंने ये ठान लिया कि यहाँ पर रह रहे इंडियंस की कंडीशंस को वो सुधार कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी किया और उसके सेक्रेटरी भी बन गए। वहाँ पर रह रहे सब इंडियंस को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको ये समझाया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब वो 6 महीने के लिए इंडिया आए और यहाँ पर आकर भी उन्होंने सबको वहाँ के इंडियंस की कंडीशन से अवगत कराया और यहाँ पर रह रहे इंडियन से मदद भी मांगी। बट क्योंकि इंडिया में उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो यहाँ पर रह रहे लोग पहले ही बहुत परेशान थे। उनकी बातों को सबने समझा तो, बट उनको कोई भी मदद नहीं कर पाया। खैर, वो वापस साउथ अफ्रीका नेटल तो लौट गए, पर वहाँ पर उनकी एक अलग ही इमेज बन गई। यहाँ पर इंडिया में जो उन्होंने ग्रीन पैम्फलेट छपवाए थे इंडियंस को, साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस की कंडीशन से अवगत कराने के लिए, उसको तरोड़ मरोड़ कर साउथ अफ्रीका भेजा गया और गांधी जी के खिलाफ नेटल के सारे व्हाइट्स इकट्ठा हो गए। गांधी जी को उन्होंने बुरी तरह मारा पीटा भी और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। खैर, इस सब से उनको वहाँ की पुलिस ने बचा तो लिया है, बट अब देखना ये है कि गांधी जी अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने हमारे भाइयों के लिए उस समय और क्या क्या किया। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर नॉवल चल रही है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो है ऑटोबायोग्राफी हमारे बापू की यानी कि महात्मा गांधी जी की। जी हाँ, अब महात्मा गांधी जी जो वापस नेटल में आ गए हैं और यहाँ पर आते ही उनको नेटल व्हाइट्स की तरफ से बहुत ही बुरा सलूक मिला। उन लोगों ने गांधी जी को बुरी तरह मारा पीटा। अब जब गांधी जी उनसे बच बचाकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो वहां पर मिस्टर चैम्बरलेन ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर द कॉलोनीज थे उस टाइम पर, उन्होंने एक वकील को भेजा और गांधी जी को कहा गया कि वो उन लोगों के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दे दें ताकि उन लोगों के खिलाफ केस लड़ा जा सके, उनको अरेस्ट किया जा सके। तो गांधी जी से पूछा गया कि अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं तो बताइए ताकि हम अरेस्ट वारंट जारी कर सके। पर गांधी जी, जो कि अहिंसा के पुजारी थे, जिनको अपने ऊपर और अपने कर्म पर विश्वास था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को भी अरेस्ट नहीं करवाना चाहता। अगर उन लोगों के सामने मेरी स्पीचेस को तरोड़ मरोड़ के ना रखा गया होता तो वो लोग ऐसा नहीं करते, और अगर उन्हें ये लगता है कि मैंने उनके खिलाफ बयान दिए हैं, उनके खिलाफ साजिश रची है, तो उनका ये बिहेवियर बिल्कुल ही जायज है। इसलिए मैं किसी के भी खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहता। जब इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो ये खुद ही अपने किए पर शर्मिंदा होंगे।
तो उस वकील ने गांधी जी को कहा कि क्या आप अपना बयान मुझे राइटिंग में दे सकते हैं, क्योंकि मुझे मिस्टर चैम्बरलेन को रिपोर्ट करना होगा। पर हाँ, अगर आप उससे पहले किसी को भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप अपना टाइम ले लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे किसी को भी कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ये डिसीजन यहाँ पर ले सकता हूँ। मुझे किसी के भी खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ना। और ये कहकर गांधी जी ने अपनी स्टेटमेंट राइटिंग में दे दी। एक तो ये कि गांधी जी ने किसी के भी खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं लिखी, और दूसरा, जब शिप पोर्ट पर पहुंची तो वहां पर एक ऑफिशियल गांधी जी का इंटरव्यू लेने आया। तब गांधी जी ने उनको अच्छे से बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, गांधी जी उनको जानते तक नहीं है। उनमें से काफी लोग यहाँ पर परमानेंटली रह रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ बिजनेस वर्क से आए हैं। उससे गांधी जी का कोई लेना देना नहीं। और ऊपर से थैंक्स टू सर फिरोजा शाह मेहता, गांधी जी ने जो भी स्पीच वहाँ पर दी थी वो उनके पास प्रिंटेड थी। तो गांधी जी ने वो स्पीच उन ऑफिशियल को दिखाई कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो वो पहले यहाँ पर नेटल में ना बोलते हो। उन्होंने कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं किया है। इन दोनों चीजों के बाद वहाँ की मीडिया ने गांधी जी को बहुत प्रेज किया, और न सिर्फ वो नॉट गिल्टी प्रूव हुए बल्कि लोगों ने उनको एडमायर भी किया। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो आखिरकार आपको इंसाफ मिलता ही है। वही हुआ गांधी जी के साथ। उनको इंसाफ भी मिला, पब्लिसिटी भी मिली और उनकी पॉपुलैरिटी भी हुई। इसके 2-4 दिनों बाद गांधी जी अपने घर वापस चले गए और फिर से उन्होंने अपना काम और भी ज्यादा डिवोशन के साथ शुरू कर दिया। No doubt it enhanced the prestige of the community, but it also created a sense of alarm in the natal government. उन लोगों को लगने लगा कि अब इंडियंस एक मैनली फाइट के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके अंदर इंडियंस के प्रति एक डर सा बैठने लगा। इस डर के चलते उन्होंने 2 बिल्स पास किए। 2 bills were proposed in Natal Legislative Assembly. One of them created an adverse effect on the Indian traders, and the other was to impose restriction on the immigration of Indian people. फ्रेंचाइज के लिए जो फाइट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी, उसके बाद गवर्नमेंट में ये डिसीजन हुआ था कि कोई भी डिसीजन रेस या फिर कलर के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। इसलिए बुक्स में तो ये बिल फॉर ऑल थे, बट एक्चुअली इनका मेन मोटिव था वहाँ पर रह रहे इंडियंस को परेशान करने का। The bills not only increased the public work of Bapu but also increased the sense of duty among the whole community. इन बिल्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और सबको समझाया गया कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। कॉलोनियल सेक्रेटरी को अपील भी किया गया कि वो इन बिल्स को रोकने में उनकी हेल्प करे, बट उन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया और फाइनली ये बिल्स लॉ बन गए। अब गांधी जी मोस्टली अपना सारा टाइम पब्लिक वर्क में ही देने लगे। इन बिल्स के बारे में जानकर जो लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा हुई, जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, इस सबसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब जैसे हर तरफ से फंड्स आने लगे। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इन फंड से एक परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद ली जाए और उससे जो रेंट मिलेगा उससे हम आराम से इंडियन नेशनल कांग्रेस का डे टू डे वर्क मैनेज कर लेंगे। और जब उन्होंने ये प्रपोजल बाकी मेंबर्स के सामने रखा तो सब रेडिली अग्री भी हो गए। ये पहली बार थी कि गांधी जी कोई एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन चला रहे थे। तो लेटर ऑन गांधी जी का पर्सपेक्टिव, उनका व्यू पॉइंट एक परमानेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बिल्कुल बदल गया था। उनको लगता था कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक फंड से ही चलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, उनके ट्रस्टीज होते हैं और बाद में वो ट्रस्टीज ही जैसे मालिक बन जाते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस की डिसीजन मेकिंग में पब्लिक का कोई हाथ रहता ही नहीं। ये ट्रस्टीज ही जो चाहते हैं वही होता है। तो गांधी जी को लगता है कि कभी भी किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। हमेशा ये फंड्स पब्लिक से मिलने चाहिए और पब्लिक को आपकी सारी डे टू डे वर्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपके काम में पब्लिक का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी हो और आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करें। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट हो जाएगी तो आपका काम भी बायस्ड हो जाएगा। यहाँ ये परमानेंट प्रॉपर्टी ले भी ली गई और इसके रेंट से इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम शुरू भी हो गया। बट बाद में गांधी जी के जाने के काफी बाद इसी परमानेंट प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ हुई और उसका रेंट कोर्ट के द्वारा सीज कर दिया गया।
खैर कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसा कंपलसरी भी होता है कि आपके पास एक परमानेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट मेनली जो डे टू डे वर्क होता है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, वो पब्लिक के द्वारा आई गई डोनेशन से ही होना चाहिए। गांधी जी के ये व्यूज कंफर्म हुए सत्याग्रह के दौरान, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। ये मैग्निफिसेंट कैंपेन 6 साल तक चला था और इसमें रोज लाखों रुपए की जरूरत पड़ती थी। और गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता होता था कि अगर आज कहीं से फंड्स ना आए तो कल का काम कैसे चलेगा। खैर, जब भगवान आपके साथ हो तो आपको कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। जब जनवरी 1897 में गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उनके साथ 3 बच्चे थे। एक उनकी सिस्टर का बेटा जो कि 10 साल का था और उनके अपने दोनों बेटे, एक 9 साल का और एक 7 साल का था। अब वहां पर गांधी जी अपने घर में जाकर सेटल हो गए, बट इन बच्चों की एजुकेशन की उनको बहुत टेंशन थी, क्योंकि वो इन बच्चों को यूरोपियन स्कूल में इंग्लिश कल्चर के साथ नहीं पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उनको अपना इंडिया का कल्चर पढ़ाएं और अपनी लोकल गुजराती और हिंदी लैंग्वेजेस सिखाएं। वो नहीं चाहते थे कि वो इंग्लिश लोगों के साथ स्कूल में पढ़े, और वैसे भी उस समय इंडियंस को यूरोपियंस के साथ पढ़ना अलाउड नहीं था। तो गांधी जी चाहते तो वो अपने बच्चे एडमिशन करा सकते थे, बट उन्हें ये ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने 7 पाउंड अ मंथ पर एक गवर्नेंस रख ली, जो उनके बच्चों को गांधी जी की देख रेख में पढ़ाने लगी, और साथ साथ उनकी पढ़ाई का जिम्मा गांधी जी ने खुद भी ले लिया था। बट क्योंकि वो सोशल वर्क में बहुत बिजी रहते थे, तो उनको बच्चों के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता था जितना उनको देना चाहिए था। बट जो भी टाइम मिलता वो उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते। वो अपने बच्चों को इंडिया भी भेजना नहीं चाहते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चों को माँ बाप के साथ रहकर ही बड़ा होना चाहिए, ताकि वो उनके तौर तरीके सीख सके, उनका कल्चर सीख सके और उनके अंदर वो संस्कार आ सके। अगर बच्चे माँ बाप से दूर रहकर बड़े होंगे तो वो चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, पर शायद उनके अंदर उतने संस्कार नहीं आ पाएंगे। ये सोचकर गांधी जी अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते थे। तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अपने बेटों को इंडिया भेजा, बट उसके बाद वापस बुला लिया। उनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने बच्चों को अपने साथ ही रखा और जितना हो सके उनको एजुकेशन दिया। उनको लगता है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, बट संस्कार है या नहीं, वो बहुत मैटर करता है। और यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों के लिए डिग्रीज के लिए बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया। तो बाद में जब सत्याग्रही पेरेंट्स के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाया तो उसमें अपने बच्चों को भी डाल दिया, बट उनके अंदर अपने बच्चों के लिए वो डिग्रीज की भूख नहीं थी। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे संस्कारी बने और सोशल सर्विस करें ताकि वो लोगों के काम आ सके। तो कभी कभी उनके बच्चों को लगता था जब वो डिग्री होल्डर्स के सामने आते थे, उनको थोड़ा सा इनकैपेबल फील होता था, बट गांधी जी को कभी भी इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहा। उनको लगता था कि जो उन्होंने किया अपने बच्चों के भले के लिए किया, और वो बिल्कुल सही भी था। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को ये भी कहा कि आपको अपने बच्चों के पंख ऐसे काटने का कोई हक नहीं है, उनका फ्यूचर डिसाइड करने का कोई हक नहीं है, उनको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। बट गांधी जी को फिर भी कोई रिग्रेट नहीं था। वो कहते हैं कि अगर कोई भी डिग्री होल्डर मेरे बच्चों के सामने आ जाए तो मुझे कहीं से भी कोई ऐसा फर्क नहीं लगता था कि मेरे बच्चे उनसे किसी भी चीज में कम हैं। और अगर आपके बच्चों के पास संस्कार हैं तो कोई भी डिग्री उन्हें कभी मात नहीं दे सकती। Gandhiji's profession was now progressing satisfactorily, but Gandhiji, he was not at all satisfied with what he was doing. He wanted to do more and more for his society, for the people around. For that, Parsi Rustam ji and Dr. Booth helped him. पारसी रुस्तम जी की मदद से उन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला जिसमें डॉक्टर बूथ ने अपनी फ्री सर्विसेज दी और गांधी जी ने वहाँ पर पेशेंट्स को नर्स करने का काम शुरू कर दिया। रोज वो 2 घंटे सुबह उस हॉस्पिटल में बिताते, लोगों की मदद करते, उनको नर्स करते और इससे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन और पीस मिलने लगा। गांधी जी की एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो जो भी काम करते थे पहले उसके लिए पूरी नॉलेज गेन कर लेते थे। इसलिए नर्सिंग के लिए भी उन्होंने पहले बुक्स पढ़ी और नॉलेज गेन की। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका में आकर उनके 2 बच्चे और हुए और इसके लिए उन्होंने चाइल्ड केयर की बुक्स पढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों का ध्यान खुद रखा, उसके लिए किसी भी नर्स को नहीं रखा। वो हमेशा अपने बच्चों का पालन पोषण अपने आप करना चाहते थे।
वो कहते हैं कि अगर शायद उस टाइम मैंने अपने बच्चों का खुद ध्यान ना रखा होता तो वो आज इतने हेल्दी ना होते। बाकी लोगों के बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं पर मेरे बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़े क्योंकि मैंने उनकी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा है। वो कहते हैं कि हर पेरेंट को नर्सिंग और चाइल्ड केयर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके। हमारी ये कॉमन सोच होती है कि पहले 5 साल में बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं सिखाना चाहिए क्योंकि उनकी समझ कम होती है, बट एक्चुअल फैक्ट इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जो पहले 5 सालों में बच्चे सीखते हैं उतना वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकते। तो हमें बच्चों का पालन पोषण उसी तरह करना चाहिए। जिस दिन से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उस दिन से उसके हर मूड का, हर एक्ट का इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर आता है और बाद में जो हम बच्चे के सामने करते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं, उस सब से बच्चे के बिहेवियर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Here Gandhiji says that the word is the playground of God and the reflection of its glory, and the act of generation must be for the positive growth of the word, and the couple who realizes this must indulge in the sexual union only for the growth of the word, for reproduction, not for their self-satisfaction. The people who say that sexual union is independent of everything, it is an important thing like that of sleeping or eating. No, as ordered by God, we are doing this just for the growth of the word, just for reproduction and nothing else. And one who realizes this must be able to control his lust and must indulge in a sexual activity only and only if they want to have a issue. And every parent must have a knowledge so as to develop the mental, physical and spiritual well-being of their child. एक तो वो और चिल्ड्रन नहीं चाहते थे और दूसरा उन्हें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत बहुत महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ। रेचंद भाई जिनसे वो इंडिया में बात करते रहते थे, उनको गांधी जी ने बताया कि उनकी एक फ्रेंड जो कि बहुत बीमार थे, उनकी वाइफ लास्ट तक भी उनकी सेवा करती थी। तो रेचंद भाई ने कहा कि चलो मान लो ये वाइफ तो उनकी सेवा करती थी, बट अगर इनकी जगह कोई सिस्टर होती या कोई सर्वेंट होता तो आप किसकी सर्विसेज को ज्यादा वैल्यू देते। और जब गांधी जी ने इसके बारे में सोचा तो उनको लगा कि हाँ, एक सर्वेंट की सर्विसेज की वैल्यू शायद इससे फार मोर होगी, क्योंकि एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अटैच होती है और अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना उसका एक कर्तव्य होता है। बट एक सर्वेंट जिसके लिए आपकी सेवा करना कोई भी कंपल्शन नहीं है, अगर वो दिल से आपकी सेवा करता है, आपके लिए कुछ करता है, तो शायद उसकी सर्विसेज की वैल्यू एक वाइफ की सर्विसेज से बहुत ज्यादा होगी। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी भी उस डायरेक्शन में सोचने लगे कि क्यों नहीं मैं अपनी वाइफ को वो सारी इम्पोर्टेंस दे सकता अगर मैं उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हूँ तो भी। अगर मेरे और मेरे वाइफ के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो तो क्या मैं उसे प्यार नहीं करूँगा? क्या मैं उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा जो वो डिजर्व करती है? और गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का ठान लिया। वो अपनी वाइफ से अलग बेड पर सोने लगे और घर वापस तभी आते जब वो बहुत ज्यादा थक चुके होते। उनके लिए ये सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली बहुत मुश्किल था। बट 1906 में जब सत्याग्रह शुरू होने वाला था, तब उन्होंने सोचा कि मुझे अगर पूरी तरह पब्लिक सर्विसेज में इंडल्ज होना है तो मुझे सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर ना जाने किन कारण से उनके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आ गया और उसके बाद वो लस्ट फ्री हो गए। उनका और उनकी वाइफ का रिलेशन बिल्कुल प्योर हो गया। टू टेक दैट वॉव वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर गांधी जी बिकॉज ही वाज वेरी पैशनेट फॉर लव मेकिंग and to control his feelings and emotions was not easy for him. But his faith in God made him do that. और जब वो उसके 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो दिन उनकी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। उस दिन उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसने उनकी जिंदगी में बाद में सैटिस्फैक्शन और खुशियाँ भर दी। उनको एक सेल्फ कंट्रोल आ गया, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन आ गई। ब्रह्मचर्य विच एक्चुअली मीन्स रियलाइजेशन ऑफ अ ब्राह्मण। उन्होंने उस टाइम शास्त्र नहीं पढ़े थे, बट
लेटर ऑन जब उन्होंने शास्त्र पढ़े तो उन्हें समझ में आया कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपनी बॉडी को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि अपने माइंड को, अपने सोल को कंट्रोल करना भी होता है। पर चाहे इस सब ने गांधी जी को एक इंटरनल खुशी दी, बट उस समय वो सच में उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर गांधी जी ने अपना खाना भी ब्रह्मचारी की तरह ही चेंज करना शुरू कर दिया। एक ब्रह्मचारी का खाना बहुत सिंपल होना चाहिए। वो वेजिटेरियन तो होना ही चाहिए, बट जितना हो सके सिंपल हो, और अगर अनकुक्ड हो तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो एक ब्रह्मचारी का खाना फ्रेश फ्रूट्स और नट्स ही होना चाहिए। गांधी जी ने बहुत टाइम तक अपने आप को फ्रेश फ्रूट्स और नट्स पे भी रखा। एक ब्रह्मचारी को ना सिर्फ खाना कम करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर फास्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे सेंसेस पर कंट्रोल रख सकें। आपका मन करे तो आप खाना खाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी आपके माइंड के ऊपर हावी हो जाए और आपको खाना खाना ही पड़े। ये सब कुछ कंट्रोल किया गांधी जी ने, और उनके लिए फास्ट करना उसके बाद बहुत ही आसान हो गया। ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस इन थॉट्स, वर्ड्स एंड इन डीड्स ऑल्सो। एक ब्रह्मचारी और नॉन ब्रह्मचारी के बीच में एक परफेक्ट लाइन दिखाई देनी चाहिए, एक फर्क दिखाई देना चाहिए। एक ब्रह्मचारी और नॉन ब्रह्मचारी में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। एक ब्रह्मचारी खाता है, बट वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाता है, और एक नॉन ब्रह्मचारी अपनी बॉडी को खुशी देने के लिए खाता है। एक ब्रह्मचारी बोलता है, बट वो सिर्फ गॉड की प्रेज में बोलता है, बट एक नॉन ब्रह्मचारी बहुत सारी अच्छी बुरी बातें बोलता है जो उसे बोलनी या नहीं बोलनी भी चाहिए। एक ब्रह्मचारी भी रात को देर तक जागता है, बट वो भगवान की पूजा करने के लिए जागता है, उसकी अर्चना करने के लिए जागता है। और एक नॉन ब्रह्मचारी भगवान जाने कहां कहां खुशियों की तलाश में भटकता फिरता है। ये फर्क एक ब्रह्मचारी और नॉन ब्रह्मचारी का दिखाई देना चाहिए। एक सच्चा ब्रह्मचारी बनना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं बन सकते। और अगर जिंदगी में मुश्किल काम ही ना किया तो क्या किया। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का वाव ले तो लेते हैं, पर उसका एक्चुअल मतलब वो नहीं जानते। जब वो फास्ट करते हैं तो उनकी बॉडी तो फास्ट ऑब्जर्व करती है, बट उनका ब्रेन, उनका माइंड ये सोच रहा होता है कि ये फास्ट खत्म हो जाएगा तो आई विल हैव दिस और आई विल हैव दैट। नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जो चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे, जो सुख आप नहीं भोग रहे, आपको उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली उसको ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो आपने नहीं खाया या नहीं पहना या नहीं भोगा, उसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल ही बेमतलब है। अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना, इतना अपने काबू में कर लेना, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और गांधी जी को भी ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मतलब इंडिया आने के बाद ही पता चला। जब तक वो साउथ अफ्रीका में थे, उनको लगता था कि शायद फ्रूट्स और नट्स पर रहना, अपनी बॉडी और सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करना, यही ब्रह्मचर्य है। बट इंडिया आकर उनको पता चला कि आप अपने इन ह्यूमन एक्टिविटीज से ब्रह्मचर्य को अटेन नहीं कर सकते। अपनी सोल को कंट्रोल करना, भगवान को पाना और मोक्ष की प्राप्ति, वो ही असली ब्रह्मचर्य है। गांधी जी, जिन्होंने अपना घर एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा सा बनाया था, अब उनको ये सारी चीजें कोई खुशी नहीं देती थी, और उन्होंने अपने घर के एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी को और ज्यादा सिंपल बनाना शुरू कर दिया, और अपने काम खुद करना वो बहुत पसंद करते थे। उनका वॉशरमैन जो कि टाइम पे नहीं आता था और काफी एक्सपेंसिव भी था, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये काम भी खुद ही किया जाए। उन्होंने आर्ट ऑफ वॉशिंग पर एक बुक ली और खुद भी सीखा वॉश करना कपड़े, और अपनी वाइफ को भी सिखाया। उनको कोर्ट में जाने के लिए अपने कपड़े रोज चेंज करने होते थे, और वो जो कॉलर लगाते थे वो तो एटलीस्ट रोज चेंज करना ही होता था। तो फिर वॉशरमैन से वॉशिंग करवाना काफी एक्सपेंसिव हो रहा था। इसके लिए उन्होंने अपने कॉलर्स, अपने कपड़ों को खुद वॉश करना और खुद आयरन करना शुरू किया। जब पहली बार उन्होंने अपना कॉलर वॉश किया और उसे स्टार्च लगाया, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्टार्च लगा दिया, और जब वो उसे आयरन करने लगे तो उन्हें डर लगा कि कहीं जल ना जाए। इस वजह से वो ढंग से उसे आयरन नहीं कर पाए, और जब वो कॉलर लगा के वो कोर्ट में पहुंचे
तो लोग उनके ऊपर हंसने लगे और उनसे पूछा, गांधी, व्हाट हैपेंड टू योर कॉलर? Actually, I have learned the art of washing and I have washed my collar myself. I know I have put on a little more starch and I couldn't iron it well. And see, that way I gave you guys a chance to laugh. तो उनमें से किसी एक ने कहा कि वॉशरमैन की कोई कमी हो गई है क्या यहाँ पर? गांधी जी ने कहा, नहीं, कमी तो नहीं हुई, बट मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। तो ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। उसके बाद गांधी जी अपने कपड़े इतने अच्छे से वॉश करने लगे, इतने अच्छे से आयरन करने लगे कि एक वॉशरमैन भी क्या करेगा, उनकी आर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। जब वो कोर्ट में जाते थे तो उनके कपड़ों में और बाकियों के कपड़ों में कोई फर्क नहीं होता था। और यहाँ तक कि एक बार मिस्टर गोखले जो कि साउथ अफ्रीका आए, उनके पास एक स्कार्फ था जिसे वो बहुत पसंद करते थे, उनको वो गिफ्ट में मिला था। बट उन्हें एक ओकेजन पर वो स्कार्फ पहनना था और वो आयरन नहीं था। तो गांधी जी ने कहा, लाइए मैं आपका ये स्कार्फ आयरन कर देता हूँ। मिस्टर गोखले ने कहा, सी गांधी, आई कैन ट्रस्ट योर आर्ट एज अ लॉयर बट नॉट एज अ वॉशरमैन। बट क्योंकि मिस्टर गोखले के पास ज्यादा टाइम भी नहीं था कि वो वॉशरमैन से ये काम करवा सके, तो उनको गांधी जी ने कन्विंस किया और उन्होंने वो स्कार्फ गांधी जी को दे भी दिया। और जब गांधी जी ने आयरन करके वो स्कार्फ मिस्टर गोखले को दिया तो ही वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड। और गांधी जी कहते हैं कि जब गोखले जी ने मुझे पास कर दिया तो किसी और के सर्टिफिकेशन की मुझे जरूरत भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लैंड में आकर सब लोग अपनी शेव तो खुद करते ही थे, पर बाल वो कोई भी खुद नहीं काटता था। गांधी जी एक बार अपने हेयर कट करवाने सलून में पहुंचे और वो सलून क्योंकि इंग्लिशमैन था, उसने गांधी जी के हेयर कट करने से मना कर दिया। गांधी जी को बुरा तो लगा, तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो, ये काम भी खुद ही करते हैं। उन्होंने क्लिप लिया और अपने बाल खुद ब खुद काट लिए। आगे वाले बाल तो फिर भी ठीक ठाक कट गए, बट पीछे वाले बाल हॉरिबल। और जब इस हेयर स्टाइल में वो कोर्ट पहुंचे तो सब लोग उन पर हंसने लगे और पूछा, गांधी, व्हाट हैपेंड टू योर हेयर? रैट वर ऑन टू इट? Gandhi ji was like, no, I cut my hair myself. Why? What happened to the barbers out here? Then Gandhi ji said, your white barbers don't want to touch my black hair. So I thought of cutting my hair myself. तो इस पर किसी ने कुछ भी कमेंट नहीं किया और धीरे धीरे गांधी जी ने हेयर कट करना भी अच्छे से सीख लिया। इस तरह वो सारे अपने काम खुद करने लगे और ये उनकी हैबिट, उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। 1899 में साउथ अफ्रीका में बोर वॉर हो गई। बोर जो कि साउथ अफ्रीका की एक जगह थी जहां के लोगों को बोर्स या फिर अफ्रीकानोस भी कहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये वॉर छेड़ी थी। दो गांधी जी की सिंपैथी बोर्स के साथ थी, बट उनकी लॉयल्टी ब्रिटिशर्स की तरफ थी। उसकी वजह से उन्हें लगा कि उन्हें ब्रिटिशर्स की साइड लेनी चाहिए। जब वो अपनी राइट्स की डिमांड एज अ ब्रिटिशर करते हैं तो उन्हें ब्रिटिशर्स का साथ भी निभाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जितने लोग हो सके सबको इकट्ठा किया और उस वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देने का ठान लिया। Average Britisher used to believe that Indians are cowards. They are incapable of taking risk and they cannot think beyond their self-interest. उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको डिस्करेज किया। वो इंडियंस को इस वॉर का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे। बट गांधी जी जिन्होंने ठान लिया था कि वो ब्रिटिशर्स की इस वॉर में पूरी हेल्प करेंगे, उन्होंने जितना हो सका लोगों को इकट्ठा किया और फिर एम्बुलेंस कॉर्प्स के लिए अपने आप को तैयार किया। उन्होंने एक मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट भी अटेन किया और डॉक्टर बूथ जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया उनसे ट्रेनिंग भी ली ताकि वो एम्बुलेंस वर्क को अच्छे से एफिशिएंटली कर सके। पहले तो ब्रिटिशर्स ने उनको कह दिया कि उनकी सर्विसेज की अभी वॉर में कोई जरूरत नहीं है, बट बाद में क्योंकि टाइम भी शायद गांधी जी के साथ था, Boers fought with that determination and bravery which was not expected by the Britishers, and finally the services of Indians were required. गांधी जी ने 400 से भी ज्यादा इंडियंस को इकट्ठा किया। इसमें इंडेंचर्ड लेबर्स भी थे और सब इंडियंस ने बहुत एफिशिएंटली काम किया। वॉर फील्ड में से जितना हो सका सब वुंडेड्स को वो लोग वहां से निकाल कर लेकर आए और उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में एडमिट भी करा दिया गया। इस काम के लिए बाद में इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया और उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया गया
और इससे इंडियंस का और व्हाइट्स का रिलेशन काफी सुधर गया। उन लोगों के बीच में एक दोस्ती का रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सबको बहुत अच्छा भी लगा। You are listening to the program Book World with me, RJ Nisha, where we are getting acquainted with the services and the struggle of Gandhiji in South Africa. Here we got to know much more about Gandhiji and his struggle in South Africa. So, be with Radio Udan of Flight of Life, and I'll be right back after this short break. Stay tuned. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to the program Book Word. You are with me, RJ Nisha, where we are making ourselves aware of the struggle of Gandhiji in South Africa, his contribution towards the Indian community. Through his autobiography, The Story of My Experiments with Truth. अभी तक हमने जाना कि गांधी जी जो कि साउथ अफ्रीका में अपनी कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनको उनके बेसिक राइट्स दिलवाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। स्टिल वो अभी तक ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे। उनकी लड़ाई थी साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि इंडियंस के खिलाफ लॉज बना रही थी, उनके साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी और उनको उनके बेसिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा था। इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे। वहाँ पर इंडियंस के लिए स्पेशली कहा जाता था कि वो खुद भी गंदे रहते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को भी गंदा रखते हैं, और किसी हद तक ये बात सच भी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा जिनका बेसिक नारा था, वो कभी भी अपनी कम्युनिटी की कोई भी बुरी बातों को छुपाने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उनको सुधारने की कोशिश करते थे। वो जानते थे कि ये जो एलिगेशंस इंडियंस पर लगाए जाते हैं, दैट दे कीप देयर सराउंडिंग्स डर्टी एंड दे देमसेल्व्स आर नॉट क्लीन, वो एक हद तक सच भी थी और उसके लिए वो काफी स्ट्रगल भी कर रहे थे। वो सबको सैनिटरी मेजर्स और क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस समझाते रहते थे। और जब वहाँ नेटल में भी प्लेग के कुछ केसेस सामने आने लगे तो सैनिटरी और क्लीनलीनेस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। गांधी जी ने खुद एक टीम बनाई और पर्सनली सबके घर में सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को चेक किया और सबको क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझाया भी। वो हमेशा कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढते रहते थे। इसके अलावा जो गांधी जी को सबसे इम्पोर्टेंट काम करना था, वो करना था अवेकनिंग ऑफ इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका। इंडिया जो कि उस समय बहुत ही पुअर कंट्री थी और वहाँ के इंडियन साउथ अफ्रीका में आए थे पैसे कमाने के लिए। अब उनके अंदर वो सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जगानी थी अपनी मदरलैंड के लिए, ताकि वो वहाँ पर रह रहे इंडियंस की हेल्प कर सके। तो गांधी जी ने इसके लिए भी सीड सो किया। उन्होंने सब लोगों को बताया कि हम इंडियंस हैं, अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मदरलैंड के लिए कम हो जाएगी। हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इंडिया भेजना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर सके। और जब 1897 और 1899 में इंडिया में फेमिन्स हुए तो साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस ने अपने इनकम का एक बड़ा शेयर इंडिया में फेमिन रिलीज के लिए भेजा। साथ साथ ब्रिटिशर्स से भी हेल्प मांगी गांधी जी ने वहाँ पर, और उन लोगों ने भी सामने आकर इंडियंस की काफी हेल्प की। सन 1899 की वॉर के बाद गांधी जी को लगा कि अब साउथ अफ्रीका में उनकी सर्विसेज की उतनी जरूरत नहीं है, या फिर इंडिया में उनकी ज्यादा जरूरत है। और यहाँ इंडिया में भी उनके फ्रेंड्स उनको इंसिस्ट कर रहे थे ताकि वो वापस आ जाएं। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में अब सब काम हो गया था, कोई जरूरत नहीं थी, बट स्टिल उनको लगा कि इंडिया जाना ज्यादा बेटर होगा। तो उन्होंने अपने कोवर्कर्स से बात की और काफी मुश्किलों के बाद और एक कंडीशन के चलते उनको इंडिया जाने के लिए उनके कोवर्कर्स ने हाँ कह दिया। और कंडीशन ये थी कि अगर विद इन अ ईयर यहाँ पर उनकी कोई जरूरत हो तो उन्हें साउथ अफ्रीका वापस आना होगा। यहाँ पर नेटल में उनको अपनी कम्युनिटी से, यहाँ के लोगों से एक अलग ही प्यार था, तो उन्होंने इस बात पे एग्री किया। He said, "The voice of people is the voice of God, and the voice of friends
that can never be rejected. और इस प्रॉमिस के बाद कि अगर यहाँ पर उनकी जरूरत होगी तो वो वापस आ जाएंगे, गांधी जी इंडिया जाने के लिए तैयार हो गए। Gandhi ji was intimately connected with the people of Natal, and the people of Natal, they also bestowed their love upon him, and farewell meetings were arranged everywhere and costly gifts were presented to him. These costly gifts not only included gold and silver but also the articles of precious diamond. गांधी जी जिनके लिए ये सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल था। जिस दिन ये फेयरवेल पार्टीज हुई और उनको ये गिफ्ट्स मिले, वो पूरी रात सो भी नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये गिफ्ट्स मुझे मेरे सोशल वर्क के लिए मिले हैं और अगर मैं ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो क्या मेरा काम फिर भी सोशल वर्क कहलाएगा? सोशल वर्क जिसके लिए हमें कोई फीस नहीं चार्ज करनी होती, उसके लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स क्या फीस के बराबर नहीं है? तो गांधी जी पूरी रात ये सोचते रहे और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनमें एक गोल्ड नेकलेस भी था जो गांधी जी की वाइफ के लिए मिला था, पर ये भी मिला तो गांधी जी के सोशल वर्क के लिए ही था, तो उसे भी बाकी गिफ्ट से अलग नहीं किया जा सकता था। And he thought that if he will accept these gifts, what will his wife and his children think of him? जिनको गांधी जी ने सोशल वर्क के लिए ट्रेन किया था, जिनको ये समझाया गया था कि सोसाइटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए, उसके लिए हमें कुछ भी लेना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गांधी जी जो कि एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, उनके घर में कोई भी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स नहीं थे। क्या ये सब चीजें उनके घर में रखना ये तो बिल्कुल गलत होगा, तो उन्होंने ये सारी चीजें वापस करने का ठान लिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को कंसल्ट किया। उनके बच्चों ने फटाफट से ये चीजें वापस करने के लिए मान लिया। They said, "Father, we don't need all these things, and if we will need any of them, we will ask you and we can buy. What is the point of keeping these as a gift?" So Gandhi ji asked, "Will you convince your mother also?" They said, "Yes, we will." But actually convincing Kasturba was a difficult task. Though Gandhi ji's children were with him, but Kasturba, she was not ready to get apart from that necklace. She said, "I might not need it, I might not wear it, but my daughter-in-laws, I want to keep it for them." Then the children said, "Mother, we don't need this necklace, and why should you keep it for your daughter-in-laws? हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर हमारी वाइफ्स को इनकी जरूरत होगी तो हम उनके लिए खुद ला कर देंगे।" तो गांधी जी ने कहा, हाँ, हम ऐसी डॉटर इन लॉज लाएंगे ही नहीं जिनको नेकलेसेस की जरूरत हो, और अगर होगी तो तुम मुझे बोलना, मैं ला कर दूंगा। कस्तूरबा ने कहा, तुम ला कर दोगे? तुम जिसने मुझसे मेरी सारी ज्वेलरी छीन ली, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, तुम क्या मुझे नेकलेस ला कर दोगे? तुम जिसने ये ठान लिया है कि वो अपने बच्चों को साधु बनाना चाहता है, तुम तो शायद इनकी शादी भी नहीं करवाना चाह पाओगे, तुम मेरे लिए क्या नेकलेस लाओगे? और ये कहकर कस्तूरबा रोने लगी। पर जैसे भी हो, गांधी जी ने ठान तो लिया ही था कि इसे वापस करना है, तो उन्होंने कस्तूरबा को मना ही लिया। और फाइनली 1901 में इन सारे गिफ्ट्स को ट्रस्ट में जमा करवाने के बाद गांधी जी और उनकी फैमिली इंडिया वापस चली गई। Keep listening to Radio Udan, a flight of life. After a very short break, I'll be right back with the conditions and the situation of Indian National Congress in 1901. Stay tuned. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं, एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके, वाह, एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच यहाँ मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Welcome back to the program Bookword. You are with me RJ Nisha and this is your favorite radio station, Radio Udan, a flight of life.
Here we are getting acquainted with the life history of our own Bapu through his autobiography, The Story of My Experiments with Truth. बापू जो 1901 में साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बाद इंडिया वापस लौट आए हैं और अब यहाँ पर इंडिया की कंडीशंस को देखकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उस समय इंडिया में सर दिनशॉ वाचा की प्रेसिडेंसी के अंडर कांग्रेस की एक मीटिंग कलकत्ता में हो रही थी और गांधी जी ने ऑफ कोर्स वो मीटिंग अटेंड की। गांधी जी का कांग्रेस के साथ वो पहला एक्सपीरियंस था। गांधी जी सर फिरोजा शाह मेहता के साथ उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में गए क्योंकि वो सर फिरोजा शाह मेहता से साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के बारे में बात करना चाहते थे। सर फिरोजा शाह मेहता जो बहुत ही किंगली स्टाइल में रहते थे, उनके अपने अलग सलून होते थे और वो हमेशा अपना एक अलग कंपार्टमेंट ट्रेन में बुक करा कर चलते थे। गांधी जी उनके साथ उस कंपार्टमेंट में चले गए। वहाँ पर पहले से ही सर दिनशॉ वाचा भी थे और वो लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। और जब गांधी जी ने उनसे साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस की बात की तो उन्होंने कहा कि देखो गांधी, हमारे यहाँ पर अपनी कंट्री में ही हमारी नहीं चलती तो हम बाहर दूसरे देश में रह रहे इंडियंस के लिए क्या कर पाएंगे। आई थिंक हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गांधी जी को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। गांधी जी ट्राई टू प्लीड विद सर फिरोजा शाह मेहता बट इट वॉज ऑफ नो यूज। फिर गांधी जी उनको थैंक्स कहकर अगले स्टेशन पर उतर गए। उस समय कांग्रेस की कंडीशन बहुत ही खराब थी। कुछ लोगों में विल थी बट एक्सपीरियंस नहीं, और जिन्हें एक्सपीरियंस था उनके अंदर शायद विल नहीं थी। बड़े लीडर्स खुद अपना कोई काम करना नहीं चाहते थे और जो वॉलंटियर्स होते थे वो एक दूसरे को काम ट्रांसफर करते रहते थे। वॉलंटियर डू दिस, वॉलंटियर डू दैट, बट खुद किसी को कुछ नहीं करना और एक से दूसरे से तीसरे के चक्कर में काम होता ही नहीं था। गांधी जी ने उनमें से कुछ वॉलंटियर्स के साथ दोस्ती की और उनको साउथ अफ्रीका की कंडीशन से अवेयर कराया। Those people were actually ashamed of that, but the will to do work was actually not there. सैनिटेशन की हालत तो इतनी खराब थी कि बयां करना मुश्किल है। बहुत ही कम टॉयलेट्स होते थे और वो भी इतने गंदे और कोई भी उन्हें साफ नहीं करना चाहता था और गंदे टॉयलेट्स में जाने से किसी को कोई परहेज होता भी नहीं था। गांधी जी ने एक बार एक वॉलंटियर को कहा दैट व्हाई डोंट यू क्लीन दिस टॉयलेट, तो उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये स्वीपर का काम है, मैं ये काम क्यों करूं। तो गांधी जी ने खुद से एक ब्रूम लिया और उस टॉयलेट को साफ कर दिया। किसी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। टॉयलेट्स कम थे और लोग ज्यादा, तो उनको फ्रीक्वेंट क्लीनिंग की जरूरत थी। अब गांधी जी अकेले वो क्लीनिंग नहीं कर सकते थे। उनके अलावा ना कोई क्लीनिंग करना चाहता था और ना किसी को गंदगी से कोई फर्क पड़ता था। यहाँ तक कि रात को लोग अपने कमरे के बाहर आकर यूरिन पास कर देते थे। वो टॉयलेट तक जाने के बारे में भी नहीं सोचते थे और अगले दिन वहाँ पर कोई सफाई तक भी करना नहीं चाहता था। और अकेले गांधी जी को ये सब कुछ करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं था। साल में 3 दिन कांग्रेस की मीटिंग होती थी और बाकी के सारे दिन सब लोग अपने घर में आराम करते थे। कोई एक्चुअल में काम हो ही नहीं रहा था। कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन शुरू होने में 2 दिन बाकी थे और गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में सोचा। उस समय कांग्रेस के सेक्रेटरी थे बाबू भूपेंद्र नाथ बासु और घोषाल बापू। तो गांधी जी कांग्रेस ऑफिस में जाकर घोषाल बापू से मिले। तो गांधी जी ने बोला कि मैं कांग्रेस के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले गांधी जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और काम तो है नहीं, पर अगर तुम चाहो तो ये क्लरिकल काम कर सकते हो। तो गांधी जी ने कहा कि मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बाकी वॉलंटियर्स की तरफ देखते हुए कहा, देखो दिस इज द स्पिरिट, कुछ सीखो इनसे, ये कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि यहाँ टेबल पर बहुत सारे लेटर्स पड़े हैं, अब मैं काम करूँ, ये लेटर्स देखूं, क्या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तुम ये लेटर्स देख लो और अगर इनमें कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वो मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो गांधी जी ये काम पाकर बहुत खुश हुए और ये लेटर्स देखना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। उन्होंने जल्दी ही ये काम पूरा कर दिया। घोषाल बापू गांधी जी से इम्प्रेस हो गए और फिर इस तरह गांधी जी कांग्रेस का एक सदस्य बन गए। घोषाल बापू, जिनको उस समय गांधी जी के क्रेडेंशियल्स के बारे में नहीं पता था, जब पता चला तो वो रिग्रेट करने लगे। गांधी जी ने कहा, नहीं नहीं, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आप मुझे कैसे भी चाहे ट्रीट कर सकते हैं।
ये घोषाल बापू भी बड़े किंगली स्टाइल में रहते थे। उनको अपने शर्ट के बटन बंद करने तक के लिए कोई चाहिए होता था और ये काम भी हमारे बापू ने करना शुरू कर दिया। घोषाल बापू काफी खुश हो गए और ये दोनों इस तरह दोस्त बन गए। जल्दी ही गांधी जी को कांग्रेस की सारी वर्किंग समझ में आने लगी। वो सारे बड़े लीडर्स से मिले और उन्हें समझ में आया कि यहाँ काम कम होता है और टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत अनइम्पोर्टेंट चीजों पे बहुत टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। तो ओवरऑल टाइम का और काम का ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। और साथ साथ उन्होंने मिस्टर गोखले और मिस्टर सुरेंद्रनाथ के मूवमेंट्स के बारे में भी काफी कुछ जान लिया। मिस्टर गोखले ने यहाँ गांधी जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने गांधी जी को बड़े बड़े लीडर्स से मिलाया, कांग्रेस की सारी वर्किंग समझाई और साथ साथ कमेटी मीटिंग्स में भी उनको लेकर गए। और मिस्टर गोखले ने गांधी जी को अपने साथ अपने घर रहने के लिए इनवाइट भी किया। और जब गांधी जी हेजिटेट कर रहे थे तो मिस्टर गोखले ने कहा, गांधी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर सबसे मिलो। ऐसे हेजिटेशन या शर्म से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कांग्रेस की एक इम्पोर्टेंट मेंबर बनो और कांग्रेस के लिए काम करो। इसके लिए तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। और फिर गांधी जी मिस्टर गोखले के साथ उनके घर पर रहने चले गए। मिस्टर गोखले was a truthful and a sincere person, and he was totally devoted for his country. He used to spend all of his time and energy for his country. जब भी कोई उन्हें कुछ काम कहता था तो मिस्टर गोखले कहते थे, I don't have time for anything else. All of my time and my devotion is for my country. I don't have time for anything else. First, I want freedom for my country. और जब तक मैं अपनी कंट्री को फ्रीडम नहीं दिला देता, मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और मिस्टर गोखले अपने घर में गांधी जी को एक छोटे भाई की तरह रखते थे। उनके हर कंफर्ट की, हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते थे। तो गांधी जी, जो कि बहुत ही सिंपल इंसान थे, उनकी ज्यादा जरूरतें थी ही नहीं और वो अपना काम खुद करना पसंद करते थे। उनकी इस आदत को मिस्टर गोखले बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। मिस्टर गोखले ने गांधी जी से कभी कुछ छुपाया भी नहीं और उनको हर एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाया। उसमें एक थे डॉक्टर पीसी रे, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा। मिस्टर गोखले ने गांधी जी को मिस्टर पीसी रे से मिलवाया। ये है डॉक्टर रे, जो 800 रुपए महीना कमाते हैं और सिर्फ 40 रुपए अपने लिए रखकर बाकी पब्लिक वर्क में खर्च कर देते हैं। ना इन्होंने शादी की है और ना करना चाहते हैं। और एक्चुअली डॉक्टर रे थे भी ऐसे ही। उनका वे ऑफ लिविंग बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ था। और मिस्टर गोखले, वो थोड़ा अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते थे। एक दिन गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप हॉर्स कैरेज क्यों यूज करते हैं, ट्राम कार्स क्यों नहीं? तो मिस्टर गोखले ने कहा कि आप भी मुझे समझ नहीं पाए। मैं आपकी अपना काम खुद करने की और सिंपल लिविंग की आदतों को अप्रिशिएट करता हूँ, बट आपको एक पोजीशन पर आने के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और वैसे भी मैं कभी पब्लिक फंड्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करता। तो चलो, इस बात से गांधी जी सेटिस्फाई हो गए। बट मिस्टर गोखले कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि आप मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं करते, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? तो मिस्टर गोखले ने कहा, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है? मुझे पब्लिक वर्क से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं अपने बारे में सोचूं। ये बात गांधी जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि आप कितने भी बिजी हो, आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे आप फिट रहेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और अपना काम भी ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। और यहाँ पर गांधी जी हर इंडियन को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी बिजी हो, अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएं। गांधी जी ने कलकत्ता में काफी घूमा और बंगाली कल्चर को जानने की कोशिश भी की। किसी के कहने पर वो काली टेम्पल में गए और वहाँ पर जो सीन देखा, उसका उनके दिलो दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ। In that Kali temple, slaughtering of sheep was taking place in the name of sacrifice to the goddess Kali. गांधी जी ने वहाँ पर बैठे एक साधु से पूछा, क्या आप इसको भगवान की पूजा का हिस्सा मानते हैं? तो साधु महात्मा ने कहा, ऐसी कौन सी भगवान की पूजा होती है जो किसी को मार कर हो?
तो फिर आप इसके अगेंस्ट बोलते क्यों नहीं? तो साधु महात्मा ने कहा, मेरा काम है भगवान की पूजा करना, इस सब के अगेंस्ट बोलना मेरा काम नहीं है। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट बाकी लोगों से बात की तो एक बंगाली बाबू ने गांधी जी को कहा कि वहाँ पर जो ढोल नगाड़े बजते हैं उससे शीप की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और उसे वो पेन फील ही नहीं होता। तो गांधी जी ने कहा कि अगर शीप बोल सकती तो शायद वो आपको एक डिफरेंट ही टेल सुनाती। खैर वहाँ पर ये जो सब हो रहा था उससे गांधी जी को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें नहीं समझ में आया कि ये कैसा कल्चर है, ये कैसा रिलीजन है जहाँ पर इन कमजोर बेजुबान जानवरों को मारकर हमें खुशी मिलती है, या हम ये सब कुछ किस लिए करते हैं, कैसी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है हमें ये करके। हमें इन जानवरों को जो कि बोल नहीं सकते, जो हमसे कमजोर हैं, उनकी और भी ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मिस्टर गोखले के साथ रहना एक्चुअली गांधी जी के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि इससे वो काफी लोगों से मिल सके, बंगाल को जान सके, बंगाली कल्चर को जान सके और वहाँ के कांग्रेस के लीडर से मिलकर ये जान पाए कि कांग्रेस की वर्किंग कैसे हो रही है। अब गांधी जी को लगा कि यहाँ पर मेरा काम शायद खत्म हो गया है और मुझे यहाँ से विदा ले लेनी चाहिए। और फर्दर सेटल होने से पहले गांधी जी पूरे इंडिया का एक टूर लगाना चाहते थे और उन्होंने ये टूर करने के लिए 3rd क्लास को चुना। मिस्टर गोखले को जब पता चला तो उनको ये बात पहले समझ नहीं आई। फिर गांधी जी ने समझाया कि मैं चाहता हूँ कि 3rd क्लास में जाने वाले लोग, उनकी कंडीशंस को, उनकी फीलिंग्स को मैं अच्छे से समझूं, उनके साथ बैठूंगा तभी मैं ढंग से समझ पाऊंगा। तो मिस्टर गोखले ने उन्हें अप्रूव किया और फिर गांधी जी एक बैग जिसमें उन्होंने एक धोती और एक ओवरकोट डाला, एक टॉवल और एक पानी का जग और मिस्टर गोखले के द्वारा दिया गया एक टिफिन बॉक्स जिसमें कुछ पूरीज और सब्जी थी, उसको लेकर वो 3rd क्लास कंपार्टमेंट में पूरे इंडिया का टूर करने के लिए निकल गए। ये जर्नी कलकत्ता से राजकोट तक की थी और बीच में गांधी जी ने प्लान किया था कि वो बनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुर में स्टे करेंगे। गांधी जी एक दिन से ज्यादा किसी भी जगह पर नहीं रुके और इस पूरी जर्नी में उन्होंने 31 रुपए से ज्यादा खर्च भी नहीं किए। और जो 3rd क्लास पैसेंजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी वो तो बहुत ही हॉरिबल थी। टॉयलेट्स तो गंदे थे ही, साथ साथ कंपार्टमेंट में कोई भी फैसिलिटी नाम की चीज थी ही नहीं। लोगों को भेड़ और गधों की तरह ट्रीट किया जा रहा था यहाँ पर। ये लोग खुद भी इतने क्लीन नहीं होते थे और इनकी सराउंडिंग्स और वो जो कंपार्टमेंट्स थे वो तो बहुत ही हॉरिबल थे। साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बहुत ही हॉरिबल। और 1st क्लास और 3rd क्लास में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था। बनारस में गांधी जी काशी विश्वनाथ टेम्पल गए और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर उनको बहुत तकलीफ हुई। हर जगह गंदगी थी, सफाई का तो कोई नामो निशान ही नहीं। वहाँ पर गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। इस सब से गांधी जी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया और वहाँ के पंडित को गांधी जी ने दक्षिणा में 1 पैसा दिया और उस पंडित ने वो 1 पैसा फेंक के मारा और बोला कि तुम इसके लिए सीधा नर्क में जाओगे, तुम्हें भगवान का भी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। तो गांधी जी ने कहा, लेना है तो लो, नहीं लेना तो वापस कर दो, तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। तो उस पंडित ने कहा कि मुझे तुम्हारा ये पैसा नहीं चाहिए और गांधी जी खुश होकर कि चलो 1 पैसा तो बचा, वहाँ से जाने लगे। तो उस पंडित ने वापस गांधी जी को बुलाया और कहा कि मैं अगर ये पैसा नहीं लूंगा तो भगवान की इंसल्ट होगी, इसलिए तुम ये पैसा यहाँ रख दो, पर तुमने आज मेरी इंसल्ट की है जिसके लिए तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला कि मेरा जो होगा देखा जाएगा, आप अपना सोचिए। और इसके बाद गांधी जी 2 बार और काशी विश्वनाथ टेम्पल गए, बट तब तक उन्हें महात्मा का दर्जा मिल चुका था। और जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हो तो आपको सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, उस रियलिटी से आप कभी भी फेस टू फेस नहीं हो पाते। मिस्टर गोखले चाहते थे कि गांधी जी बॉम्बे में रहकर कांग्रेस का काम करें, कांग्रेस ज्वाइन करें और सोशल वर्क करें। सोशल वर्क जो एक्चुअली कांग्रेस का वर्क ही था। बट गांधी जी को अपने ऊपर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले राजकोट में एज अ बैरिस्टर काम करना शुरू किया। वहाँ पर उनके वेल विशर्स थे जिन्होंने उनको इंग्लैंड जाने के लिए एनकरेज भी किया था। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि केस जीतना या हारना इससे आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ
दिल से अपनी कोशिश कीजिए। और गांधी जी ने वही किया। उसके बाद गांधी जी को सक्सेस भी मिली। अब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ गया कि वो बॉम्बे जाकर कांग्रेस का काम भी संभाल सकते हैं। गांधी जी के पास साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस तो था ही साथ उन्होंने अपनी रिटर्न जर्नी में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत थॉरोली पढ़ लिया था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट गांधी जी राजकोट में अभी और रुकना चाहते थे, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि उन्हें बॉम्बे जाना पड़ा। राजकोट में उस समय प्लेग बहुत ज्यादा फैल गया था। 5500 की पॉपुलेशन में 50 केसेस प्लेग के रोज आ रहे थे और गांधी जी को इस सब से बहुत परेशानी हो रही थी और इंग्लिश ऑफिशियल्स वो इस सब से बिल्कुल इग्नोरेंट थे। कोई भी कुछ कर नहीं रहा था एक्चुअली, क्योंकि उनके लिए इंडियंस की जाने कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो गांधी जी को मिस्टर केवलराम दास ने कहा कि गांधी तुम बॉम्बे चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहकर मरो, क्योंकि हमें तुम्हारी सर्विसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह गांधी जी वापस बॉम्बे चले गए। गांधी जी अभी बॉम्बे पहुंचे ही थे, ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे कि उनका दूसरा बेटा मनीलाल बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया और साथ साथ निमोनिया भी हो गया। उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि सब लोग काफी डर गए। तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर, जो कि एक पारसी था, उन्होंने कहा कि इनकी कंडीशन में दवाइयां ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए आपको इन्हें एग्स और फिश देना होगा। उसी डाइट से इनकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे लगता है कि हमें नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये बच्चा अभी सिर्फ 10 साल का है, तो ये अपना फेट डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए डिसीजन लेना होगा और मुझे लगता है कि मुझे इसको ये नॉनवेज फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉन्शियस इसके लिए अलाउ नहीं करती। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं और भी बहुत सारी हिंदू फैमिलीज के यहाँ जाता हूँ, वो भी मेरी बात मानकर अपने बच्चों को नॉनवेज दे देते हैं। तो क्या आप अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती और मुझे लगता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है और अगर मैं इसे नॉनवेज नहीं भी दूंगा तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कुछ हाइड्रोपैथिक ट्रीटमेंट्स पता है, बट क्योंकि मुझे पल्स, लंग्स, चेस्ट एटसेट्रा चेक करना नहीं आता, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? टाइम पे आके बच्चे को चेक करते रहेंगे। बाकी मैं क्या खाना है क्या नहीं खाना वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लूंगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो मेरी बहुत हेल्प होगी। तो डॉक्टर ने रेडिली अग्री कर लिया। फिर गांधी जी ने ये सारी बातें मनीलाल को बताई। तो मनीलाल ने कहा कि आप अपनी हाइड्रोपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई कर लीजिए, मैं ये एग्स और फिश नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी को पता था कि अगर वो अपने बच्चे को ये सब कुछ देते तो वो खा लेता, बट यहाँ पर उसने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी को ये सुनकर खुशी हुई और उन्होंने मनीलाल का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करना शुरू किया। उन्होंने उसको 3 दिन तक ऑरेंज जूस मिक्स्ड विद वाटर उस पर रखा और साथ साथ उसे बात देते रहे। 3 मिनट से ज्यादा वो उसे टब में नहीं रखते थे, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मनीलाल का फीवर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन उसको 104 बुखार था और वो भट्टी की तरह तप रहा था। गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कि कहीं मैं इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा, मेरा ये डिसीजन ठीक है या नहीं, क्या मुझे यहाँ पर इसे वो सब कुछ दे देना चाहिए जो डॉक्टर कह रहे थे, पर जो डॉक्टर कह रहे हैं वो भी श्योर तो नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने भगवान पर, अपने ट्रीटमेंट पर, अपने विश्वास पर विश्वास करूं और अपने बच्चे को अपने हिसाब से ट्रीट करूं। ये सोचकर गांधी जी ने एक वेट शीट ली और उसमें मनीलाल को रैप कर दिया। उसके ऊपर 2 ब्लैंकेट्स रैप किए और उसका हेड बाहर रखा। फिर हेड पर एक गीला टॉवल बांध दिया और अपनी वाइफ की केयर में मनीलाल को छोड़कर वो बाहर वॉक करने चले गए। अपने आप से कश्मकश करते रहे और सोचते रहे कि जो वो कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं, उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। पर उनका मन ये कह रहा था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जब गांधी जी वापस आए तो मनीलाल ने कहा, बापू आप वापस आ गए? गांधी जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक हो? तो मनीलाल ने कहा कि मैं पूरा भीग चुका हूँ, पूरा पसीना आ चुका है मुझे, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। गांधी जी ने जब उसके फोरहेड को टच किया तो उसका फीवर कम हो गया था। गांधी जी ने उसे कहा 2 मिनट और, बट वो बहुत बोलने लगा कि नहीं प्लीज मुझे निकाल लीजिए। फिर गांधी जी ने उसे उस ब्लैंकेट में से निकाल लिया और दोनों बाप बेटा उस रात उसी चारपाई पर एक साथ सो गए। और उसके बाद धीरे धीरे मनीलाल का फीवर डाउन हो गया।
1 महीने तक गांधी जी ने उसे फ्रूट जूसेस, मिल्क और वाटर पर रखा और उसका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से किया और बाद में मनीलाल उनके बच्चों में से सबसे ज्यादा हेल्दी था। चाहे उसे भगवान ने ठीक किया या गांधी जी के ट्रीटमेंट ने, पर गांधी जी का विश्वास बच गया, उनका विश्वास टूटा नहीं। अब गांधी जी धीरे धीरे बॉम्बे में सेटल होने लगे। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनका प्रोफेशन उससे अच्छा चलने लगा। उनके साउथ अफ्रीकन क्लाइंट्स उनको रेगुलर वर्क देने लगे और उनके पास पैसे की अभी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। इधर वो अपना काम कर रहे थे और हाई कोर्ट में उनको कोई केस मिल जाए उसके लिए कोशिश कर रहे थे। और उधर मिस्टर गोखले, उनके प्लान्स गांधी जी के लिए कुछ अलग ही थे। वो हर थोड़े थोड़े दिनों में गांधी जी को चेक करने आते रहते और साथ साथ नए नए लोगों को लाते रहते और गांधी जी को सब लोगों से मिलवाते रहते। बट क्या मिस्टर गोखले और क्या गांधी जी, गॉड का प्लान कुछ और ही था। जो हम सोचते हैं वो नहीं सोचता, वो कुछ और ही सोच कर रखता है। और तभी साउथ अफ्रीका से केबल आ गया, प्लीज रिटर्न इमीडिएटली, योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। और गांधी जी जो अपना प्रॉमिस नहीं भूले थे, उन्होंने उसी टाइम केबल का वापस जवाब भी दिया कि मैं जल्दी से जल्दी वापस साउथ अफ्रीका आ जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ एक घर में उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को छोड़ा और साउथ अफ्रीका के लिए चले गए। तो ये थी महात्मा गांधी जी यानी हमारे बापू की ऑटोबायोग्राफी। To see all this, we can easily make out that it was not only the autobiography, it was actually his experiments with truth, which he narrated with utmost honesty। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस किताब को ना सिर्फ पढ़िए और समझिए, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी कीजिए। तो चलिए इसके साथ मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक और नई किताब के साथ मैं बिल्कुल ठीक 8 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। और हाँ, अगर आपने इस किताब को पूरा नहीं सुना है तो आप इसे YouTube पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, आपको लिखना सिर्फ इतना है, रेडियो उड़ान बुक वर्ड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और आपको इसके सारे शोज मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। और कल तो ये शो रिपीट होने ही वाला है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। Till then, stay healthy, stay fit, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.